नमस्ते दोस्तों। आप सबका स्वागत है मार्केट की बात में। और जिस तरह से हम बात करते हैं, ये वीकली सीरीज होती है हमारी, जिसमें हम शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं और पिछले हफ्ते के पूरे रिकॉर्ड्स को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस हफ्ते देखा, चाहे वो निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो, तीनों ही एक बहुत साइड रेंज में चले। ना वो बढ़ते थे ना वो घटते थे। अगर निफ्टी की बात करें तो वो 17,900 से 18,200 की रेंज उसने पकड़ ली है। 18,200, 18,150, 18,160 तक वो जाता है, वापस फिर 17,900 और 18,000 के पास उसका एक सपोर्ट लेवल है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस उसका आप देख रहे हैं कि 18,200 से ऊपर वो जा नहीं पा रहा। एक बार बीच में सेकेंड लास्ट वीक में 18,600 तक वो पहुंचा था। इसी तरह अगर हम बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी का भी हो रहा है कि 42,200 से लेके 42,600 तक की ये रेंज है और इसी साइड रेंज में चल रहा है। बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा ट्रेडर्स को कमाने का। और इवन अगर आप इनके थ्रू अगर आप देखेंगे तो शेयर्स में भी बिल्कुल कोई हलचल्स नहीं है। अगर निफ्टी 50 को मैं एनालाइज करूं, अभी मैं एनएससी की वेबसाइट पे जाके निफ्टी 50 के 50 शेयर्स देख रहा था, तो उसमें 35 जो है पिछले 3 हफ्ते से गिरे हुए हैं। और वो कितने गिरे हुए हैं? वो 15, 20, 25, 35% तक गिरे हुए हैं। सिर्फ निफ्टी 50 के 15 शेयर्स जो है बढ़े हुए हैं और उनका जो बढ़ने का रेशियो है वो 5% से 9% है। यानी 35 शेयर्स गिरे हुए हैं और वो गिरे हुए हैं 10% से लेकर 32% तक। और जो निफ्टी 50 के 15 शेयर्स पड़े हुए हैं वो 4% से 9% तक। पहली बात तो ये हो गई। सेम कंडीशन, सेम स्टोरी बैंक निफ्टी की है। तो कुल मिला के ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा शेयर मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों है कि मार्केट बहुत ही रेंज बाउंड चल रही है, कोई भी कमाने का मौका नहीं दे रही है। एक दिन अगर आप ऑप्शंस मार्केट की बात करेंगे, ऑप्शन बाइंग की, ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे, तो एक दिन पुट वालों को थोड़ा सा मौका देती है, दूसरे दिन कॉल वालों को मौका देती है, पुट सारी काट देती है। तो एक बहुत ही टिपिकल कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बना हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट में। और शायद उसकी वजह है कि जिस तरह से एक डर बैठा हुआ है कि क्या यूएस का फेडरल रिजर्व फिर से रेट बढ़ाएगा पांचवी छठी बार। अभी तक जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूएस फेडरल, जो वहाँ की सेंट्रल बैंक है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, उन्होंने पिछले 6 महीने में 6 से 7 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। और वो इंटरेस्ट रेट करीब करीब 4.5 से 5% आ चुका है। और वो यूएस में इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनका इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, वहाँ पे महंगाई की दर बहुत ज़्यादा है। अगर यूएस में महंगाई दर की बात करें, इन्फ्लेशन रेट्स की बात करें, तो 9, 9.5, 10% तक पहुँच गया था, जिसको ये इंटरेस्ट रेटों में हाइक करके थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करें। तो यूएस फेडरल रिजर्व की अपनी एक मजबूरी है। और क्योंकि पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल मार्केट यूएस मार्केट से कनेक्टेड है, डॉ जोन्स नैस्डैक से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की सभी स्टॉक मार्केट में उसका फर्क देखने को मिलता है। अगर यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है महंगाई दर को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन रेट को कम करने के लिए, तो ये एक मेन वजह जो मुझे दिखती है। और अभी भी एक बहुत ही सस्पेंस की सिचुएशन बनी हुई है कि क्या यूएस फेडरल रिजर्व अगेन फिर से जनवरी लास्ट या फरवरी के फर्स्ट वीक में इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। तो इस वजह से आप देखेंगे कि कोई बड़ी बाइंग या बल्क ऑर्डर्स, बल्क बाइंग नहीं हो रही है, जिस वजह से मार्केट बहुत ही साइड रेंज है। अगर हम पिछले 16 दिन का एफआईज का डाटा देखें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईज जो होती हैं, बड़ी विदेशी कंपनियां होती हैं, विदेशी संस्थाएं होती हैं, वो लगातार बेच रही हैं। और वो पिछले 15 दिन में जो मैं डाटा देख रहा था एनएससी की वेबसाइट पे, 15,000 करोड़ से ज़्यादा सेल कर चुकी हैं। यानी विदेशी संस्थाओं ने 15,000 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स पिछले 15 दिनों में बेचे हैं। और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उन्होंने बिकवाली नहीं की, उन्होंने सिर्फ बेचा है। उसके बावजूद भी अगर इंडियन मार्केट सर्वाइव कर रही है, इंडियन स्टॉक मार्केट सर्वाइव कर रही है, तो उसका जो एक रीज़न है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डीआईज ने जो है 14,500 करोड़ खरीदा है। मतलब जो एफआईज ने माल बेचा है, एफआईज ने जो स्टॉक मार्केट से 15,000 करोड़ का माल बेचा है, वो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनों ने 14,500 करोड़ का खरीद लिया। इससे मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कोई एक्स्ट्रा परचेजिंग, एक्स्ट्रा बाइंग नहीं हो रही, जिस वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई क्या ये कब तक चलेगा? देखो, मेरे को लगता है कि जो अगले हफ्ते में या फरवरी फर्स्ट वीक में जो यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है, अगर उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए, जो कि उम्मीद है कि वो अब नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि उनको भी बड़ा अफेक्ट हो रहा है, उनके यहाँ के भी जो
बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो 35 से 40% गिरी हुई है। आप गूगल का हाल देखिए, आप माइक्रोसॉफ्ट का हाल देखिए, आप टेस्ला का हाल देखिए। 35 45 40 40 45 45% शेयर्स गिरे हुए हैं इन मल्टी कैप लार्ज कैप स्टॉक्स के यूएस मार्केट में। तो उनकी भी हालत बुरी है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से। और मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन रेट पे उन्होंने थोड़ा सा काबू पा लिया है, तो वो अभी ये इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे। और अभी मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग बने हुए हैं वो बने रहे, क्योंकि मेरा जो पोर्टफोलियो है, जो मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ, उसमें मैं बना हुआ हूँ। नई बाइंग मैं तब करूँगा वो डिप बाइंग होगी। थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है तो फिर बाई कर लो, थोड़ा सा नीचे आता है तो फिर बाई कर लो। आईटी सेक्टर में मैं बिल्कुल बाई नहीं करूँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आईटी सेक्टर के जो क्लाइंट हैं वो मोस्टली विदेशी हैं, यूएस के हैं। और यूएस में जिस तरह से सीन चल रहा है तो हमारे एक्सपोर्ट्स पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आईटी शेयर्स पे अभी बिल्कुल बाइंग नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा स्टील्स है, मेटल है, क्योंकि इंडियन बजट भी आने वाला है तो 1 या 2 फरवरी को। तो मुझे लगता है कि रेलवे और फर्टिलाइजर शेयर्स को सब्सिडी दी जा सकती है। तो रेलवे के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप ले सकते हैं, चाहे वो आरवीएनएल हो, चाहे वो इरकॉन हो, राइट्स लिमिटेड हो। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स में भी थोड़ा थोड़ा आप लगा सकते हैं, चाहे वो एनएफएल हो, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हो, चाहे चंपल हो, चाहे मद्रास फर्टिलाइजर्स हो। ये कुछ एरिया है जहाँ पे मुझे लगता है कि इंडियन बजट में सब्सिडी मिलेगी और ये शेयर न्यूज़ बेस पे कुछ ना कुछ ग्रो करेंगे। तो अभी मेरा जितनी मेरी नॉलेज है शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, जितना मैं वर्ल्ड मार्केट को देखता हूँ, सीखता हूँ, मुझे ये लगता है कि अभी हमें संतोष बना के रखना चाहिए। जो भी हमारे पोर्टफोलियो में होल्डिंग है उसको बिल्कुल उस पर टिके रहना चाहिए और हल्की हल्की बाइंग करनी चाहिए डीप में। जैसे ही मार्केट थोड़ा गिरती है, 2%, 2.5%, 3%, थोड़ा सा पैसा, अगर 5% गिर जाती है तो थोड़ा सा और पैसा, ये एक स्ट्रैटेजी होगी। ट्रेडिंग में तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग ही अगर आप करना चाहते हो तो आप स्विंग ट्रेड खरीदिए। कोई अच्छे शेयर्स अच्छे भाव पे आज लीजिए, 1 हफ्ते बाद, 7-8 दिन बाद, 9 दिन बाद उनको निकाल दीजिए 6-7-8% पे। तो स्विंग ट्रेड आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म्स के लिए थोड़ा सा रुकिए, बजट सेशन तक रुकिए। और बजट के हिसाब से अगर कोई न्यूज़, बजट की न्यूज़ के हिसाब से अगर कोई शेयर्स लेने तो रेलवे और फर्टिलाइजर कंपनियों के आप शेयर्स ले सकते हैं। तो कुल मिला के जो मुझे लगता है कि देखो, यूएस का मैं आंकड़े पढ़ रहा था, यूएस इस समय बहुत भारी मुसीबत में है भाई साहब। यूएस में 130% हो गया है डेब्ट का जीडीपी से, मतलब टोटल जीडीपी से भी 130% उधार है यूएस पे। इतने ज़्यादा यूएस, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है जितना भारत भी नहीं है दोस्तों। तो ये तो एक तारीफ करनी पड़ेगी। हमारे फॉरेन रिजर्व्स हो गए वो $650 बिलियन के ऊपर हैं, जो कि वर्ल्ड में कुछ कंट्रियों को छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व इस समय भारत के पास है। भारत के पास एक लार्जर इकोनॉमी और लार्जर पॉपुलेशन है, तो उसका फ़ायदा हमें मिलने जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएस में अगर इन्फ्लेशन रेट हाई भी रहे या यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया, उसके बावजूद भी भारतीय शेयर बाज़ारों पे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमें संभलना है। ऐसी किसी कंपनी में निवेश नहीं करना जिनका बिजनेस या जिनका जो सिस्टम है या जो उनके रॉ मटेरियल्स हैं वो खासकर यूएस और यूरोप से करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं यूएस में बहुत बुरी हालत है। यूएस में जितनी भी लार्ज कैप हैं वो सब डूबी हुई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां डूबी हुई हैं। उनका जो उधार का रेशियो है वो 130% आ चुका है जीडीपी के क्रम में। उसी तरह आप देखेंगे कि उनकी बॉन्ड और ट्रेजरी हिली हुई है। तो मुझे लगता है कि अभी भारतीय शेयर बाज़ारों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं। और मुझे लगता है कि ये जल्द ही 18,200 या 18,250 के रेजिडेंस को अगर निफ्टी तोड़ता है, रेजिस्टेंस को, तो ये ऊपर जाएगा। इसी तरह बैंक निफ्टी में होगा। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, बुलिश हूँ। अच्छी कंपनियों में निवेश कीजिए, उनका पूरा चार्ट एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करके कीजिए, खुद से सीख के कीजिए, किसी के टिप्स पे मत कीजिए। और विदेशी मार्केटों को भी देखते रहिए, खासकर यूएस मार्केट को। उसी तरह मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इंडियन मार्केट इस समय बेटर प्लेस है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट। चाहे वो यूएस मार्केट हो, यूरोप में आप देखिए कि एक अलग ही संकट आया हुआ है। गैस की सप्लाई रसिया ने रोक दी है। रसिया यूक्रेन वॉर से जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो रसिया का तो हो ही रहा है, यूक्रेन तो बर्बाद हो ही रहा है। साथ ही यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखिए पूरी तरह से रसिया ने गैस की सप्लाई रोक दी, जिससे वहाँ के बिजली की कमी हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बहुत हाई हो गए हैं, वहाँ पानी की दिक्कत हो रही है और बाकी जितने संसाधन हैं
की दिक्कत हो रही है, तो यूरोप में भी कंटिन्यू इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट अफेक्ट हो रही है। लेकिन भारत स्टेबल है। हमने गैस भी रसिया से जो डिप्लोमेसी हुई मोदी जी की, उसके अकॉर्डिंगली हमने बहुत अच्छे रेट्स पे हमने खरीदा है। और हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी इस समय $100 बिलियन से ऊपर हैं, जो हम डॉलर की फॉर्म में रखते हैं। उस तरह हमारे फॉरेन जो रिजर्व हैं वो $650 बिलियन से ऊपर हैं। तो कुल मिला के कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है एक आध हफ्ता और साइडवेज रहे मार्केट, इसी रेंज में घूमे, 200-250 पॉइंट के नीचे ऊपर घूमे। लेकिन एक फरवरी फर्स्ट वीक से मुझे लगता है आफ्टर पोस्ट बजट सेशन मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। बहुत संभल के आप खरीदारी कीजिए, बहुत समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, और ट्रेड करना है तो सिर्फ स्विंग ट्रेड कीजिए, इंट्राडे वगैरह से बचिए। उसके अलावा अगर आपको एक अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है या इन्वेस्टमेंट पे कोई भी आपको हेल्प चाहिए, स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी ऐसी हेल्प चाहिए, तो जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी मेरी समझ है, जितना मैं पढ़ता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मेरा मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके भी मुझसे जुड़ सकते हैं और एक अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। साथ में हमारी जो एडवाइजरी सर्विसेज है वो भी आप ले सकते हैं। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9990092272, उस पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। जितनी मेरी नॉलेज होगी, जितनी मेरी क्षमता होगी, उस हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगा। तो कुल मिला के इंडियन मार्केट का जो सिनेरियो है वो पॉजिटिव है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। बीच बीच में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए, और अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत लॉस है तो लॉस से निकल जाइए। दोस्तों देखो, शेयर मार्केट में लॉस होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि लॉस में तो हम बैठे रहते हैं, और प्रॉफिट थोड़ा सा भी हो जाता है 200-250 रुपये का, हम फट से निकल जाते हैं। हमें लॉस में जल्दी से निकलना है। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको उसी समय अपने माइंड में रखना है कि मैं इसमें लॉस कितना लूंगा और प्रॉफिट कितना लूंगा। प्रॉफिट पे बैठे रहिए, प्रॉफिट को राइड कीजिए, प्रॉफिट को आगे बढ़ाइए, ट्रेल कीजिए, लेकिन लॉस को जल्दी से काट दीजिए। पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं लॉस लेके बैठा हूँ, 2%, 4%, 5% की मार्केट ऊपर आएगा, और पता लगता था उसी शेयर्स में फिर वो लॉस 25-25%, 30-30%, 40-40% हो जाता था। लेकिन जब से मैंने लॉस को जल्दी काटना सीखा है और प्रॉफिट में मैं बैठा रहता हूँ, प्रॉफिट में आप 10% लीजिए, 20% लीजिए, 25% लीजिए, 30% लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके नंबर ऑफ लॉसेस कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रॉफिट बढ़ेंगे, और बड़े प्रॉफिट होंगे तो ओवरऑल आपकी बैलेंस शीट पॉजिटिव होगी, आपका प्रॉफिट बड़ा होगा। तो कुल मिला के लॉस को जल्दी काटिए, जो मेरा अनुभव है, लॉस को जल्दी काटिए, अच्छे शेयर्स में निवेश कीजिए, और उधार के पैसे को बिल्कुल भी मार्केट में मत लाइए। वही पैसा लाइए जो आपका पैसा है, और आपको पता है कि 2-4-6 महीने तक आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तब आप देखिए कि शेयर मार्केट में बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। मेरे लिए कोई भी सेवा हो, किसी भी तरह की सेवा हो, तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपको नंबर बता चुका हूँ, 9990092272। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा अपना नंबर, और आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी एडवाइजरी सर्विस लीजिए, और एक अच्छा डीमेट अकाउंट आप खुलवाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।